हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग जान गए संविधान क्या होता है, संविधान के बारे में जाने, नियमों का संग्रह, शासन का संचालन, क्या स्वरूप, इसके बारे में हम लोग बेसिक जो नॉलेज है वो ग्रहण किए। अब हम लोग जानेंगे कि संविधान क्या है, वो तो समझ गए, राज व्यवस्था क्या है। तो आज हम लोग जानेंगे कि राज व्यवस्था होता क्या है। राज व्यवस्था एक व्यापक अवधारणा है। राज व्यवस्था एक व्यापक व्यापक अवधारणा मतलब क्या हुआ, व्यवहारिक बोल सकते हैं इसको। यानी बोले तो हम बताए थे कि संविधान को लागू करने का जो भी संविधान को लागू करने के लिए जितने भी मतलब अवधारणाएं, यानी बोले तो जितने भी प्रावधान किए गए हैं संविधान को लागू करने के लिए, जितने भी क्रियाकलाप किए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, राज व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। वही तो राज व्यवस्था है। यानी बोले तो राज व्यवस्था एक व्यापक अवधारणा है जिसके द्वारा संविधान के मूल तत्वों एवं प्रावधानों का लागू किया जाता है। संविधान की मूल तत्वों को और प्रावधानों को लागू किया जाता है। ठीक है, लागू किया जाता है और इसे लागू करने हेतु तो विभिन्न प्रावधानों से गुजरना होता है। तो राज व्यवस्था सिंपली क्या होता है, तो राज व्यवस्था एक व्यापक अवधारणा है। यानी बोले तो राज व्यवस्था एक व्यवहारिक रूप है जो संविधान को लागू करने में सहायता करता है। सिंपल सी बात है, संविधान को लागू करने में सहायता करता है। यानी बोले तो शासन को संचालन करने में सहायता करता है। शासन को संचालन किससे चलाया जाएगा, शासन तो संविधान के द्वारा चलाया जाएगा। संविधान में जो भी आइडियाज, प्रावधान, मूल तत्व का संग्रहण उसमें किया गया है वो उसके द्वारा आपका शासन का संचालन किया जाएगा। तो यही आपका राज व्यवस्था है। तो राज व्यवस्था के 3 तत्व होते हैं। अब राज व्यवस्था समझ गए कि राज व्यवस्था, संविधान आया, संविधान से राज व्यवस्था आया, तो राज व्यवस्था से अब राज व्यवस्था का क्या, राज व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए। तो राज व्यवस्था के 3 तत्व होते हैं, 3 एलिमेंट्स, यानी 3 तत्व होते हैं राज व्यवस्था को। यानी पॉलिटी को, यानी बोले राज व्यवस्था को 3 अंग होते हैं। क्या क्या होते हैं, तो संसद का कानून, न्यायपालिका का निर्णय और संस्थाएं। संसद का कानून, न्यायपालिका का निर्णय और संस्थाएं, ये 3 क्या होते हैं, तो ये राज व्यवस्था के 3 तत्व होते हैं। बेसिकली हम लोग जाने कि संविधान को लागू करने में किसका रोल होता है, तो राज व्यवस्था का रोल होता है, वो राज व्यवस्था ही कहलाता है। तो राज व्यवस्था के अंतर्गत बोला गया कि संसद का कानून, न्यायपालिका का निर्णय और संस्थाएं। संसद का कानून, तो संसद का कानून क्या होता है, तो संसद का कानून किसके द्वारा चलता है, संविधान के द्वारा चलता है। जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं संसद में, संसद का जो शक्तियां दिया गया है, संसद को शक्ति जो दिया गया है संविधान में, वो संसद क्या करता है, तो कानून के द्वारा उसे लागू करता है। संसद कानून बनाता है, कानून का लॉ का फॉर्मेशंस करता है। लॉ किसके लिए फॉर्मेशंस करता है, तो जो जहाँ पे संविधान में जिस बात को प्रावधान किया गया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स को होना जरूरी है। वो रूल्स कहाँ से आएगा, तो पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ द लॉ मेकर। ठीक है, तो ये आपका संसद का कानून हो गया। सेकंड आपका हो गया न्यायपालिका का निर्णय। तो थोड़ा सा समझिए इसमें, संसद का कानून बन गया। अब कानून बना, ठीक है, मानते हैं कि संविधान में वो प्रावधान किया गया है कि आप उसका किसी भी चीज के बारे में, आप मान लिया जाए कि हम एसी एक्ट आया, तो एसी एक्ट का प्रावधान कहाँ से आया, जैसे कि बोला गया है कि अस्पृश्यता का अंत, ये फंडामेंटल राइट में दिया गया, मौलिक अधिकार में दिया गया। आर्टिकल 17 में क्या दिया गया, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब हुआ छुआछूत का जो भेदभाव है उसको मिटाना। तो इसके लिए कहा क्या बल बना था पार्लियामेंट के द्वारा, सबसे पहले 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया था। किसके लिए, तो अस्पृश्यता को हटाने के लिए। अब बात यहाँ पे आया कि संविधान में इस चीजों को तो बताया गया कि अस्पृश्यता का मनाही किया जाए, लेकिन इसका रूल्स कौन बनाएगा, संसद बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। पार्लियामेंट, अच्छा मान लिया जाए कि जो प्रावधान पार्लियामेंट अगर लॉ बनाता है, तो लॉ अगर संविधान के दायरा में बनाया गया है कि नहीं बनाया गया, इसका जांच न्यायपालिका करता है। यानी बोले तो संसद का कानून हो गया, लॉ बन गया, लॉ को रेगुलेट करने के लिए तो कार्यकारी संस्थाएं होती हैं। कार्यकारी संस्थाएं लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए, पहले ही ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं संस्थाएं, इसीलिए पढ़ा गया कि अब आपको समझने में और हेल्पफुल होगा। तो संसद का कानून हो गया, संसद का कानून बना तो उसकी संवैधानिकता की जांच कौन करेगा, न्यायपालिका करेगा।
न्यायपालिका का निर्णय बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को चलाने में किसका किसका मेन रोल होता है। संविधान में जिस बात का चर्चा किया गया है वो, दूसरी बात है संविधान में जिस बात पे अंशतः चर्चा किया गया हो। तो अंशतः चर्चा किया गया हो इसका मतलब वह यह हुआ कि जहाँ पे अंशतः चर्चा किया गया है उसके बारे में फॉर्मेशन होगा लॉ का, वो कहाँ से होगा, तो पार्लियामेंट के द्वारा होगा। तो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बना, इसकी संवैधानिकता की जांच कौन करेगा, तो न्यायपालिका करेगा। इसके माध्यम से विभिन्न जजमेंट देता है, विभिन्न जजमेंट जो आते हैं वो जजमेंट भी सरकार के लिए बाध्यकारी होती है, यहाँ तक कि नागरिकों के लिए भी बाध्यकारी होती है। और संस्थाएं भी क्या करते हैं, तो संस्थाएं भी जो बनाए जाते हैं, संस्थाएं हम लोग समझ गए कि संवैधानिक होते हैं, असंवैधानिक होते हैं, कार्यकारी। वो किसके अंतर्गत काम करते हैं, तो संविधान के दायरे में काम करते हैं। जो संविधान में उनको शक्ति दी गई है, संविधान के द्वारा जो भी उनको पावर दिया गया है उसी के प्रावधान के तहत ये भी काम करते हैं। तो ये बेसिकली ये तीनों अंग जो हैं किसके अंतर्गत बंधे हुए हैं, तो संविधान के अंतर्गत हैं। तो संविधान में ये चीजें दिया गया था, संविधान में जो भी प्रावधान किया गया था उसको लागू करने के उसके लिए लागू करने का जो भी प्रावधान करता है वो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है। अब हम जानेंगे संविधान और राज्य व्यवस्था में डिफरेंस क्या है। तो सिंपल बात है कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है, ठीक है। दस्तावेज में क्या दिया गया है, तो दस्तावेज में नियमों का संग्रह, यानी बोले तो सैद्धांतिक उसमें दिया गया, सैद्धांतिक रूप है। उसमें सिद्धांत की बात, प्रिंसिपल की बात करता है, आइडियोलॉजी की बात करता है, विचारधारा की बात करता है, समाजवादी विचारधारा, आर्थिक विचारधारा, सब चीज उसमें समाहित है। इसलिए बोला गया सैद्धांतिक अवधारणा, सैद्धांतिक अवधारणा। लेकिन राज्य व्यवस्था भी हम आप लोगों को बताए कि संविधान को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, राज्य करेगा। राज्य के द्वारा जो व्यवस्थाएं तय की गई है, यानी बोला जाए कि संविधान को लागू करने के लिए जो भी इंस्टीट्यूशंस हो गया, संसद का कानून हो गया, न्यायपालिका का निर्णय हो गया, इन सभी को ही तो मिला के राज्य व्यवस्था बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, व्यवहारिक स्वरूप हो गया। यानी संविधान का व्यवहारिक स्वरूप यानी इम्प्लीमेंट करने का काम राज्य व्यवस्था का हो गया, राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आ गया। यानी बोले तो संविधान एक सैद्धांतिक अवधारणा है, राज्य व्यवस्था एक व्यवहारिक स्वरूप है। अब जैसे थोड़ा सा समझिए, संविधान में इस बात की चर्चा की गई है, आर्टिकल 17 जो हमारा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट में बताया गया है आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी बोले तो अनटचेबिलिटी की बात की गई है। तो अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए पार्लियामेंट के द्वारा 1955 में लॉ का फॉर्मेशन किया गया, जिसको बोला गया अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। उसी को नाम चेंज कर दिएगा, 1976 में बोला गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, और 1989 में उसका भी नाम को पलट के दूसरा नाम इम्प्लीमेंट किया गया, अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, जिसको हम वर्तमान में लोग क्या समझते हैं, SC/ST एक्ट। तो ये कहाँ से आया, तो संविधान का ही जो बात था उसको इम्प्लीमेंट कौन किया, ये लॉ फॉर्मेशन किया कौन, तो संसद, पार्लियामेंट। इसीलिए बोला जाता है पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकर होता है, सुप्रीम बॉडी ऑफ लॉ मेकर, ठीक है। तो अस्पृश्यता का अंत कैसे होगा, तो कानून के द्वारा होगा। कानून कहाँ से आएगा, तो पार्लियामेंट के द्वारा आएगा। उसी तरीका से और भी चर्चाएं की गई है, जैसे कि आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ है, तो 19 क्लॉज 1 में किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 19 में किया गया, फंडामेंटल राइट में किया गया। जैसे कि हम लोग सुने थे कि गुलाम नबी आजाद जो कश्मीर से हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनके द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, यानी गुलाम नबी आजाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का एक जजमेंट है। उसमें बताया गया है कि यानी बोले तो इंटरनेट का अधिकार भी एक हमारा मौलिक अधिकार है। यानी बोला जाए इंटरनेट का अधिकार, यानी बोला जाए कश्मीर में हुआ क्या था कि कश्मीर में इंटरनेट बाधित कर दिया गया था। तो इंटरनेट बाधित कर दिया गया था, कुछ घटनाएं हो गई थी, इसकी वजह से इंटरनेट बाधित कर दिया गया था। तो गुलाम नबी आजाद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया कि आपका इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आ जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ है, तो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 में आता है और उसका इम्प्लीमेंट का किसके द्वारा किया जा रहा है, तो एक न्यायपालिका के निर्णय के द्वारा।
तो ये बेसिकली किसका आइडियाज है, तो ये राज व्यवस्था का अंतर्गत आ गया। तो आज आप लोग पूरे पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक नॉलेज आप लोग ग्रहण कर लिए होंगे। तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स होगा जरूर बताइएगा आप लोग। धन्यवाद।